चलिए बढ़ते हैं आगे, बाजार पर एक बार व्यू लेते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट, हमारे साथ राजेश पालविया और सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश, पहले एक क्विक व्यू आपका इंडेक्स पे जाना चाहेंगे। इस वक्त 18,000 एक सपोर्ट भी था और अब तो एक रेजिस्टेंस जैसा भी लग रहा है। मार्केट पर क्या डायरेक्शन ले रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। कि जिस तरीके से मार्केट में हमने पिछले दिनों में एक तेजी देखी, थोड़ा सा एक पॉज जरूर देखने को मिला, लेकिन अगर हम ब्रॉड बेस्ड मार्केट को देखें तो बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। इंडेक्स में जरूर 18,100-200 की रेंज में कॉल राइटर्स है, तो वो एक लेवल यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है 17,900-950 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट पे। अगर ये लेवल होल्ड रहेंगे तो वापस निफ्टी अपना अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और जैसे ही हम 18,150 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो फिर ये निफ्टी में रफ्तार हमें 18,400 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगी। तो और बैंक निफ्टी के सेटअप की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से सेटअप बने हुए 38,000 के लेवल को होल्ड करके बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इमीडिएट जो हर्डल बना हुआ है बैंक निफ्टी का वो 38,500 से 38,600 के जोन में है। जैसे ही वो लेवल सरपास होंगे तो फिर यहाँ से 39,300-400 तक के अपसाइड बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट करते हुए दिख रहा है, और ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। एक रैली के बाद मार्केट को कंसोलिडेट भी होना चाहिए, और यहाँ से हमें लगता है वापस से 1 से 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अपवर्ड मोमेंटम फिर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ठीक है, एक कंसोलिडेशन के बाद लेकिन ट्रेंड अपवर्ड का ही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, ये राजेश का मानना है। सच्चिदानंद का भी व्यू ले लेते हैं। आप गुड आफ्टरनून सच्चिदानंद, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट पर? क्या आप भी इसे कंसोलिडेशन का फेज बताएंगे, और या फिर कोई हेड स्ट्रैटेजी के साथ इस वक्त प्ले करना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, मुझे लग रहा है मार्केट की अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कहीं जाकर एक अपवर्ड ट्रेंड में ही लॉक्ड इन रहा है, बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा यहाँ पर एग्जॉशन के साइंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है रोटेशन काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे डिफेंसिव स्टॉक्स में पोजिशन रीबिल्ड हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे कॉशियस रहना ज़रूरी होगा। जिस इंटेंसिटी से हमने ये पिछला हफ्ता निकाला है, जिस रफ्तार से हम 18,000 के आसपास स्विंग हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर रफ्तार में मुझे लग रहा है थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, एंड कहीं जाकर एक छोटा सा पुल बैक मार्केट में नजर आ सकता है। जिस तरीके से 18,000 के कॉल पुट राइटर्स डोमिनेंस डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा अगर उछाल आ जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए निफ्टी में। तो लगभग एक कंडीशनल यहाँ पर सेल आइडिया होगी अराउंड 18,060-65 के आसपास आपको डिप्लॉय करनी है ऑन द शॉर्ट साइड। 18,100 के ऊपर मुझे लग रहा है निफ्टी ज्यादा सस्टेन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक, एंड लगभग 17,780 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो मुझे लग रहा है रिविजिट होना चाहिए 17,800 का लेवल। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 18,140 का लगाना है। फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय कर रहे हैं 18,060 से 65 इस पर्टिकुलर रेंज में, एंड टारगेट होगा अराउंड 17,780 का। राजेश जी और सच्चिदानंद जी से उनकी इंडेक्स पर राय हमने जान ली, लेकिन चलिए अब उनके पास स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताएं आज कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं आप? तो मानसी जी देखिए, पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो व्हाइट गुड स्पेस से, और उसमें हमें हेवल्स का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में काफी बड़ी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6% स्टॉक में आज गेन है। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट पे आज ब्रेकआउट देखने को मिले डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है हेवल्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में 1290 से लेकर 1300 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो हेवल्स पे बाय करने की सलाह है 1220 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो चेन्नई पेट्रो का। स्टॉक में आज काफी बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने एक काफी अच्छा अपमूव यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट चेन्नई पेट्रो करते हुए दिख रहा है डेली सेटअप वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है चेन्नई पेट्रो में यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट 164 तक आते हुए दिख सकते हैं, 143 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो अडानी समूह से रहेगा, और उसमें अडानी पोर्ट पे हमारी नजर है। अडानी पोर्ट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए वीकली सेटअप के हिसाब से अब ये स्टॉक 830 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो अडानी पोर्ट को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 890 की शॉर्ट टर्म टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने का 835 का। तो अडानी पोर्ट हमारा तीसरा स्टॉक होगा बाय करने के लिए।
रिकमेंडेशन राजेश जी की तरफ से आते हुए, सच्चिदानंद जी आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मंत्री जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ही रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है फार्मा में थोड़ा सा रुझान ऑन द बुलिश साइड होगा। लगभग जिस इंटेंसिटी से काफ़ी सारे यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स एक उछाल दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें से ऑरबिंदो फार्मा का ट्रेड सेटअप इंटरेस्टिंग है। ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग करने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा लग रही है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 696 के आसपास एंड लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं ऑरबिंदो फार्मा में। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 730 का एंड एक इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 750 का। मुझे लग रहा है फार्मा में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है अगले कुछ हफ्तों में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड रिलायंस पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर एग्जॉशन के साइंस दिखा रहा है। एंड जिस तरीके से 2680 के आसपास एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरीके से आज ओआई एडिशंस हुए हैं लगभग 4% के, यही एग्जिबिट करे कि कहीं जाकर इसमें थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। तो 2590 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है रिलायंस में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2685 पे। ठीक है, तो ये शेयर हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सुबह से कमजोर है, आज इसका पहला टिक भी लाल निशान का ही था, जबकि बाजार उतना खराब नहीं था जितना रिलायंस इंडस्ट्रीज आज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। खैर 18,000 के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। आज दिन भर का ज्यादातर समय 18,000 के इर्द गिर्द घूमते रहे। 18,000 की कॉल, 18,000 की पुट में अगर आप देखेंगे तो आपको कॉल ज्यादा टूटती हुई दिखेगी। एक तो ये चली ज्यादा थी, दूसरा साइडवेज बाजार है, तीसरा कन्विक्शन कम हो रहा है, जिसको अभी हमारे एनालिस्ट फटीक बोल रहे हैं, थकावट बोल रहे हैं, साइडवेज बोल रहे हैं। आप ये 18,000 की कॉल और 18,000 की पुट दोनों फायर करेंगे, आपको दिखेगा परसेंटेज में आपको जो कॉल है वो 23% बकायदा माइनस है। खैर एनी हाउ, ये एक नोटिसेबल पॉइंट था जो नोटिस करा। दिलीप बिल्डकॉन आज का लग गया इस पे सर्किट। ऐसा ही एक दो शेयर और भी हैं। एक अदानी पावर पे भी अभी एक ब्लॉक डील लगी है 32 लाख शेयरों की, उस पे भी लग गया है सर्किट 10% का। तो ज्यादा इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो आज भी आपको मिड कैप काउंटर्स में दिखेगा। पॉलीकैब 6-6.5% ऊपर है। राजेश जी जरा इस शेयर को चेक कीजिए, ये थोड़ा और चल सकता है। थोड़ा और कहने का मतलब कम से कम 10%। तो पॉलीकैब का सेटअप डिम्पी जी अगर देखें तो स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है करीब 2250 के आसपास। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके वहां से जो बेस बनाया और ब्रेकआउट भी इसमें आज चार्ट पे विजिबल है वीकली सेटअप के हिसाब से। तो हमें लगता है कि 2600 के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन रहा तो यहाँ से अपसाइड के टारगेट इसमें 2750 से 2800 तक के बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिन्होंने पोजीशन ली है या करंट लेवल पे भी पोजीशन ले रहे हैं तो कोई डिप मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट करें। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस रखें करीब 2540 का, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अब जो ब्रेकआउट बने हैं चार्ट पे उसके हिसाब से आना चाहिए करीब 2750 से 2800 तक के। तो बिल्कुल पॉलीकैब को यहाँ पे बाय करना चाहिए। इस बीच में HDFC को लेकर भी इंपॉर्टेंट बयान आ रहे हैं। कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बयान बता दूं, एक तो ये HDFC बैंक लिमिटेड की तरफ से कि इनको मर्जर के लिए किसी फंड को जुटाने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सी तय है क्योंकि ये दोनों ही कंपनी आपस में मर्ज कर रही है, कोई कैपिटल रेस तो हो नहीं रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि RBI के कहने पर हम होल्डिंग कंपनी बना सकते हैं। टिपिकली होल्डिंग कंपनीज में जितनी भी कंपनीज का काम होता है उसका एक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। होल्डिंग कंपनी सभी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी को रखती है। यही हिस्सेदारी क्योंकि इसकी बहुत सारी NBFCs हैं, AMC है, लाइफ है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, इसलिए होल्डिंग कंपनी होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले दिनों में एक होल्डिंग कंपनी भी हम बनते हुए दिखें। लेकिन जहां तक कैश या फंड जुटाने को लेकर है ऐसी कोई खबर तो नहीं है और ना ही ये मैनेजमेंट ने ये क्लियर भी कर दिया कि ऐसा कोई हमारी बातचीत नहीं चल रही है किसी के साथ या हम फंड रेज नहीं करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुणाल बोथरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे जुड़े हैं ना, उस बीच 18,000 का लेवल स्पॉट पे टूट गया, ये क्या ड्रैग करके आज ही ले जाएगा या फिर कल हम हो सकता है गैप डाउन ओपन करें? कोई बड़ी बात नहीं कि 17,800 भी आ जाए। ये सचिन भी यही बात कर रख रहे हैं अभी हमारे सामने। यार डिम्पी जी, मैंने सेल नहीं किया बाय द वे, बट मेरा व्यू मार्केट में मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक एक पैच ऑफ कंसोलिडेशन पे जा रहे हैं।
मैंने मॉर्निंग में भी एक डेटा पॉइंट बताया था कि बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हो चुकी है, करीबन 55 से 60% बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हो चुकी है। निफ्टी में भी करीबन आई थिंक 20-25% की ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो चुकी है लास्ट 3 से 4 दिनों में। तो जब ऐसा होता है तब जो पेस ऑफ अपमूव होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और मार्केट्स कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो मैं वो व्यू को स्टिक रहूंगा कि आने वाले कुछ एक दिनों तक इंडेक्स ट्रेंड्स शायद थोड़े लैकलस्टर हो सकते हैं और बेटर होता है कि इस माहौल में थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स में आना शायद अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, तो आपने आप स्टॉक पिक्स बता दीजिए, उसमें डिफेंसिव होंगे पक्का? जी हाँ, और टिल्ट कंप्लीटली डिफेंसिव है तो 2 बाय कॉल। पहला रहेगा सिप्ला पे। मेरा ऐसा मानना है आई थिंक काफी सारे फार्मा स्टॉक्स शायद आने वाले कुछ एक दिनों में अच्छा मूव दे सकते हैं। सिप्ला पे बेट करूंगा। द स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1100 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 1000 का। और सेकंड स्टॉक जो फार्मा पैक में मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट लेवल पे है वो है औरोबिंदो फार्मा। स्टॉक हालांकि अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट स्विंग पैटर्न्स की बात करें, लास्ट 1 वीक चार्ट पैटर्न्स की बात करें, जो एक रैली आई थी फिर एक रिट्रेसमेंट स्टॉक में और वापस से स्टॉक 710-15 के लेवल को क्रॉस करने पे आ चुका है। सो मेरा मानना आई थिंक ये बहुत कंप्लीट पैटर्न बता रहा है। औरोबिंदो फार्मा इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में। सो इसको बाइक के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट 750 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 688। ऑलराइट, ठीक है। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेंगी औरो फार्मा और सिप्ला। तो डिफेंसिव स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर लैकलस्टर मूवमेंट के चलते कुणाल अपना रहे हैं। अब एक बार खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त। खुश, आप क्या देख रहे हैं? कंसोलिडेशन है या आपको लगता है कि थोड़ा सा हेज्ड हो जाना चाहिए? कुछ यहाँ से 100-200 ऑड पॉइंट्स की स्लाइड अप देख सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी और आपकी पिक्स क्या होंगी? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का हम मूवमेंट देख रहे हैं, पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड किया है। जरा सा एक अपटिक आया था बैक इन द ग्रीन एंड देन स्लिड बैक। सो ये कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। जिस तरीके का मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है बिल्कुल स्कैरी नहीं है। दिस इज जस्ट अ ब्लिप आफ्टर अ वेरी बिग रन। सो अगर किसी की बाय पोजीशंस हैं तो डेफिनेटली इंटैक्ट रखिए। देखिए, अगर डेरिवेटिव पोजीशंस हैं तो हेज करके चलना हमेशा एडवाइजेबल होता है, बट अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करके ले जा रहे हैं, stay on the long side, nothing too alarming at the moment in the market. So निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स की बात है, मेरे 2 पिक्स हैं। एक है फ्रॉम द एफएनओ स्पेस एंड द अदर इज फ्रॉम द नॉन एफएनओ स्पेस। टाइटन में देखिए बहुत अच्छा रनअप दिख रहा है। पहले भी हमने ये स्टॉक करीब 2400-2450 लेवल के आसपास डिस्कस किया था। आज 2560 के आसपास चल रहा है। कॉल बेस इसमें हमें ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और हल्का सा एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। सो टाइटन एक बाय कॉल रहेगा यहां से भी फॉर अ टारगेट ऑफ 2625 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2500। एक और शेयर है, रिलेटिवली छोटा शेयर है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पॉइंट, वो है टेक्स रेल। एक बहुत ही अच्छे अपमूव के साथ ये स्टॉक चल रहा है। इसके जो एवरेजेस भी हैं वो भी अपस्विंग में हैं। जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से ऊपर चल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव साइन। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये इसके जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 49 के आसपास आते हैं। करंट मूव से ये स्टॉक उन लेवल्स तक फिर से जाने का दमखम रखता है। तो मेरा टारगेट ऑन टेक्स रेल वुड बी 48 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 43। ऑलराइट, तो वैसे भी कुछ हम देख रहे हैं कि रेलवे इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों में आज भी स्पर्ज है। तीतागढ़ वैगन जैसे स्टॉक्स भी आप देखें, वहां पे भी एक अच्छा खासा सर्ज है और यहीं से स्पेसटेक्स, मैक्रो रेल और टाइटन, ये 2 नई पिक्स ऐड की हैं। खुश, हालांकि आईटी पर बहुत खुश हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स तो दूसरे स्पेसेस से भी निकाल कर लेकर आ रहे हैं। एक और स्पेस जिस पर नजर है वो है टेलीकॉम स्पेस, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि 5G को लेकर जो सिफारिशें हैं ट्राई की वो इसी हफ्ते आ सकती हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ दानिश बने हुए हैं, ये सारी डिटेल्स लेकर आइए, पहले उनसे समझ लेते हैं। दानिश, बताइए डिटेल्स। देखिए, बहुत जल्द इंडियंस 5G की अल्ट्रा हाई स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के मुताबिक एक खबर मिली है कि TRAI इस हफ्ते के एंड तक 5G के रिकमेंडेशंस को DOT को सबमिट करेगा और एक बार ये रिकमेंडेशन सबमिट करने के बाद DOT इन रिकमेंडेशंस की फाइनल कॉल लेगा। इन रिकमेंडेशंस में TRAI काफी क्रूशल कॉल्स लेगा कि क्या अब 5G का बेस प्राइस होना चाहिए, कितना क्वांटम स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए और किस तरह के पेमेंट टर्म्स होंगे, ताकि इंडस्ट्री को भी ज्यादा परेशानी
ना झेलनी पड़े। तो ऐसे कुछ क्रूशल कॉल्स TRAI जल्द लेकर आएगा और एक बार जब TRAI DOT को ये सबमिट करेगा रिकमेंडेशंस तो वो आगे DCC एक फाइनल उसका कॉल लेगी और फिर उस कैबिनेट में सबमिट किया जाएगा और उसके बाद हमको 5G ऑक्शंस का एक प्रॉपर टाइमलाइन पता लगेगा। लेकिन DOT के सूत्रों से ईटेनॉल स्वदेश को एक और एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जो स्लाइट डिले TRAI की तरफ से हुआ है 5G रिकमेंडेशंस को सबमिट करने में, उसकी वजह से जो DOT की टाइमलाइन है 5G ऑक्शन को होल्ड करने की वो उसको बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा। और जो सरकार का जो पहला प्लान था कि FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में 5G ऑक्शन को होल्ड करना है, उसको लेकर TRAI और DOT स्टिक अराउंड करेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत जल्द इंडिया में 5G की स्पीड को हम सब एंजॉय कर सकेंगे और जो एक लास्ट रेगुलेटरी हर्डल था इसको रिकमेंडेशंस को आगे देने का वो बहुत जल्द पार होने वाला है और एक फाइनल जो रिकमेंडेशंस है TRAI DOT को इस हफ्ते के एंड तक सौंप सकता है। ओके दानिश, शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से खबर और टेलीकॉम स्पेस इस खबर के चलते फोकस में रहेगी, लेकिन इस बीच एक और खबर है, एक और स्पेस है जिस पर आपको नजर रखनी है। PSU डिफेंस कंपनियों से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार डिफेंस PSUs में हिस्सा बिक्री की तैयारी में है। जी हाँ, इस खबर से जुड़ी डिटेल्स, एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना जुड़ गई है। मेघना, बताएं। बिल्कुल, इस साल की शुरुआत ONGC OFS से करने के बाद और उसका इतना बढ़िया रिस्पांस मिलने के बाद सूत्रों से ये पता चला है कि दीपम की नज़रें अब और OFS पर हैं जो कि डिफेंस सेक्टर PSUs में हो सकती हैं। हालांकि डिफेंस PSUs के नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, पर हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे PSUs लिस्टेड हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माझगांव डॉक लिमिटेड, BEL, भारत डायनामिक्स। तो कौन से PSUs हैं डिफेंस सेक्टर में जिनमें OFS आएगा, उनका नाम तय होना अभी बाकी है। पर सूत्रों से ये पता चला है कि दीपम बहुत ही क्लोजली इस पर काम कर रहा है। इसके अलावा BEML का स्ट्रैटेजिक सेल जो कि कई सालों से चल रहा है पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनवरी में मंगाए गए थे। तो सूत्रों से ये पता चला है कि उसके कई सारे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुके हैं। बट दीपम का अब ये प्रयास है कि उसके जितने भी लैंड एसेट्स हैं वो पहले नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कंपनी में कर दिए जाएं, ताकि जो भी लैंड एसेट्स हैं वो इस स्ट्रैटेजिक सेल का हिस्सा नहीं होंगे। ये सूत्रों ने कंफर्म किया है। तो जब तक कि सारे लैंड एसेट्स BEML से अलग नहीं कर लिए जाते हैं, उसके फाइनेंशियल बिड्स नहीं बुलाए जाएंगे। और ये भी कहा है सूत्रों ने कि जो करंट क्वार्टर है वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी है। तो सेकंड क्वार्टर ही वो होगा जो BEML स्ट्रैटेजिक सेल फाइनलाइज करने की तरफ दीपम बढ़ रहा है। सो इस साल का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो डिफेंस के OFS आने वाले हैं, BEML का स्ट्रैटेजिक सेल है और ऑब्वियसली LIC का जो बिगेस्ट IPO है, उसके साथ में ये इस साल का टारगेट इजीली पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेघना, शुक्रिया वो डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली आपने दो खबरें सुनी, एक टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी और एक डिफेंस स्पेस। एक एक कर एक्सपर्ट से भी इन सेक्टर्स पर नजरिया जानते हैं। सच्चिदानंद जी, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर अभी अभी हमने सुनी, 5G के लिए इसी हफ्ते ट्राई सिफारिश दे सकता है, इस पर खबर आती हुई और डिटेल्स जानी हमने टेक्निकली। वैसे अगर टेलीकॉम स्पेस को देखें, ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश है इस सेक्टर को लेकर, आपकी राय क्या होगी? कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आप पिक करना चाहेंगे? मानसी जी, यहाँ पर क्लियरली एक काफी बड़ा पैटर्न अनलॉक हुआ है भारतीय एयरटेल इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए काफी बड़ा आउट परफॉर्मर होना चाहिए। तो 810 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए। पिछले हफ्ते एक काफी क्लासिकल बुलिश पैटर्न, जिसे हम बुलिश पेनेंट बोलते हैं, उसमें से एक ब्रेकआउट हुआ था। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यूड है, मुझे लग रहा है 755 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग्स एडिशन करने की सलाह होगी 810 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, एक बार जरा BEML के बारे में पता कर लेते हैं। राजेश जी, एक बार जरा चार्ट खोलिए BEML के और जरा बताइए इसमें। देखिए, खबर अपनी तरफ है, सरकार बात बोलती है, सरकार की बात बिल्कुल ठीक भी है, वो विनिवेश करना भी चाहती है इन कंपनीज का, लेकिन क्या भावों में दिख रहा है कैसा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा? देखिए, BEML का अगर सेटअप देखें तो स्टॉक पे करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बनी है, तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है 1880 तक की अपसाइड
भी यहाँ से आते हुए दिख सकती है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और 1880 के लेवल को अगर ये स्टॉक सरपास करेगा तो फिर यहाँ से 1950 से 2000 तक की भी अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से अगर हम इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव तो बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। ये चौथा वीक है जहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ, यहाँ पे कंसेक्यूटिव वीक में स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल से बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1770 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए फर्स्ट वो आना चाहिए 1890 से 1920 तक के। इंटरेस्टिंग आपने बता दिया। इस बीच एमआरपीएल देखिए 4% इनफैक्ट 12% ऊपर है और ये आज अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है 50 रुपए के आसपास। खुश जरा एमआरपीएल के चार्ट देखिए और ये बताइए इसमें करना क्या है। जी हाँ, फिलहाल तो इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी क्योंकि 49 का इसका प्रीवियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। स्टॉक उसी के आसपास है, मतलब जो आज स्पाइक हम देख रहे हैं उसमें इसने अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस डेफिनेटली क्रॉस किए हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस जोन के पास आके रुका है विच इज 49। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अराउंड 50 लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देता है, तब इसमें एक नेक्स्ट अप मूव शुरू होगा विच कैन टेक इट टू 57 लेवल्स। फिलहाल इसमें बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। किसी के पास पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें, बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार मेट्रोपोलिस के चार्ट पर नजर डालते हैं। सच्चिदानंद, हम देख भी रहे हैं कि कल भी आप देखें तो यहाँ अच्छे खासे वॉल्यूम पे थे, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है। अभी थोड़ा सा नीचे जरूर आया स्टॉक, लेकिन मेट्रोपोलिस का आप चार्ट देखें 9-9.5% की तेजी थी। मैक्स हेल्थकेयर में एसबीआई फंड्स ने 1 CR के आसपास की बाइंग के इक्विटीज में वहां होल्डिंग बढ़ाई है। कुछ ना कुछ एक्शन हम हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी देख ही रहे हैं। इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? प्रियंका जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते इसी शो के दरमियान हमने 2050-60 के आसपास आई थिंक मेट्रोपोलिस में एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी थी, एंड स्पेशली मैंने वहाँ पे यही नोटिफाई किया था कि इस स्पेस में कहीं जाकर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो उसी लाइंस पे है, बट अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग RSI मूवमेंट हुई है, एंड पिछले 3 दिनों का अगर हम मोमेंटम देखें तो काफ़ी वर्टिकल रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है एक ओवरबॉट काइंड ऑफ अ स्टेट यहाँ पर हिट हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांध देना चाहिए। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मुझे लग रहा है 2340 यहाँ से एक अहम लेवल होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये मोमेंटम भी फिजल आउट होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय नहीं करने हैं, बट शायद थोड़ा सा अगर यहाँ से पुश मिल भी जाता है तो काउंटर मुझे लग रहा है 2630 से लेके 2680 के आसपास स्विंग कर सकता है एक कंसोलिडेशन के बाद। तो इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 2340 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की जा सकती है। कंग्रेचुलेशन सच्चिदानंद, आपके वजह से हमारे व्यूअर्स ने जाहिर तौर पर लगभग 400 रुपए तक का मूव इस स्टॉक में जरूर बनाया होगा। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां एक्शन है। इंडिया मार्ट में लगातार कल भी 10% की तेजी थी, आज भी अब 4% पर है। इनफैक्ट सुबह तो ये 6% तक तेजी दिखा रहा था। खुश, जब मॉर्निंग में भी आप हमसे जुड़े थे ओपनिंग ट्रेड में भी, तब भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक आपसे डिस्कस भी हुआ था। क्या व्यू बन रहा है अब आपका इंडिया मार्ट पे? देखिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। एक इमीडिएट बेसिस पे जो एक हर्डल बन रहा है वो 5150-5200 की जोन पे है, विच इज ऑल्सो सम डिस्टेंस अवे। तो कोई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो डेफिनेटली 4950 के स्टॉप लॉस से 5200 के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज सेटिंग अप नाइसली एज अ पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो। अगर ये इमीडिएट हर्डल्स क्रॉस होते हैं 5200 वाले, सो देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 5400। सो पोजिशनली भी इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। जैसे स्टॉक में अपमूव आए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। बिल्कुल, तो ये राय आपको मिलती हुई इंडिया मार्ट पर अच्छी तेजी के बीच दिन की शुरुआत से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस बीच वोल्टास का स्टॉक देखिए करीब 3-3.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैकडोवेल्स में हम देख रहे हैं 2.5% तक की तेजी। सच्चिदानंद जी, इन स्टॉक्स पर या ये स्टॉक्स अगर आपके रडार पर हैं करंट लेवल्स को देखते हुए क्या राय देंगे आप? मानसी जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी मोमेंटम कंटिन्यूड ही होना चाहिए। स्पेशली अगर हम वोल्टास के बारे में बात करें तो 1300 एक अच्छा हर्डल था पिछले एक्सपायरी के लिए, एंड वहाँ पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा था। जिस तरीके से इसने अर्ली ऑफ द सीरीज ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक किया है, जिस तरीके से थोड़ी सी अनवाइंडिंग यहाँ पर नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम 1370 तक एक्सटेंड होना चाहिए।
तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1306 पर। एंड सिमिलर केस है मैकडॉवेल इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। अगर हम ओवरऑल इसका भी डेटा देखें तो पिछले 3 हफ्तों से कहीं जाकर वो 930 940 जोन के आसपास आगे थोड़ा सा थक जाता था, बट जिस तरीके से यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हुई है 900 के कॉल ऑप्शन में, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लगभग 980-85 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी 925 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको मिलती हुई यूएसएल जैसे स्टॉक्स पर, और साथ ही हम अच्छी तेजी पर यहाँ कामकाज देख रहे हैं, करीब 2.5% 932 के लेवल्स। इस बीच एक और खबर आपको बताते हैं, मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े काफी कमजोर रहे हैं। कमजोर आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है उसको बताने के लिए फाड़ा के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी से हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नंबर्स को देखें तो आपको जो इनिशियल साइंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं, और भारत में और इंडिया में जैसे हम कह रहे हैं किस तरह का फर्क दिख रहा है? ओवरऑल अगर मैं बात करूं पिछले साल की अपेक्षा तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। डीग्रोथ बहुत कम हो गई है, -3% पे है, और जो टू व्हीलर स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी -4 पे है। बट अगर मैं प्री कोविड की बात करूं तो अभी भी हम बहुत दूर हैं उन सबसे। टोटल 30% कम है पिछले साल से के मुकाबले मार्च से, और टू व्हीलर लगभग 37% है। 37% डीग्रोथ बहुत मेजर है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक और आइस सब कुछ मिला के बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक की ग्रोथ बहुत अच्छी, उसके बावजूद हम नॉर्मल ईयर के मंथ से 37% डाउन है। मेजर हमें जो इफेक्ट मिल रहा है वो एंट्री लेवल गाड़ियों पे मिल रहा है, जो कि टू व्हीलर थे, जो लगभग कभी 40-45 हजार पे ऑन रोड पे एक कस्टमर को मिल जाते थे, एक लोअर क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के। आज वो गाड़ियां 60,000 प्लस चली गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो हमारे भारत या हम जो रूरल इंडिया की बात करते हैं उसके जो चैलेंजेस आए हैं सेकेंड लॉकडाउन के बाद से, जो उनकी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, जो अनसर्टेनिटी उनको मार्केट में समझ आई है, उनकी सेविंग्स जो डिप्लीट हुई है इन सब वजह से, उसकी वजह से भी उनका इंटरेस्ट गाड़ी में इस समय पैसा लगाने का नहीं है। और ओवरऑल तो रूरल इंडिया गाड़ी की प्राइस प्लस जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनको एंट्री लेवल गाड़ियों में चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो वो बहुत मेजर इफेक्ट कर रही है। सो ओवरऑल मार्च फिर भी पॉजिटिव दिखता है, बट अगर मैं एक जनरल मंथ के हिसाब से बात करूं तो हम 30% डाउन है, जो कि एक मेजर गैप है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। सर अगर बात करी जाए टू व्हीलर्स की, तो कितने खराब हालत हैं ग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, टू व्हीलर में बहुत बुरी हालत है इस समय। एक तो जो हमारी हाइप क्रिएट हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और गाड़ियों अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो भी एक मेजर इशू पैदा कर रही है। एक टू व्हीलर अगर मैं बात करूं, हमारी एक एवरेज सेल होती है 14 से 15 लाख पर मंथ की, जो कि इस बार लगभग 11.5 लाख हुई है। और मार्च को छोड़ करके अगर मैं एनुअल भी बात करूं तो एनुअल भी हम FY20 से लगभग 30% डाउन है, 29% डाउन है। और हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो टू व्हीलर मेजर उसका परसेंटेज होता है, लगभग मोर देन 70% जो गाड़ियां बिकती हैं हमारे इंडिया ऑटो में वो टू व्हीलर की होती है। और टू व्हीलर इंडिया के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जहां टू व्हीलर बिकती है। और जिस तरीके से डीग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में 40% के आसपास, 30% के आसपास डाउन हो गई, ये क्लियरली हमारे लिए एज एन इकोनॉमी, एज अ भारत, एज एन इंडिया एक अच्छी चीज नहीं है। सर फोर व्हीलर्स की बाजार तो खैर एक सीमितदारी वाले के स्टॉक्स में से वो मूवमेंट आप देखते ही बनते हैं। एक बार मैं आपको जरा 2 पावर स्टॉक्स दिखाता हूँ, एक तो जरा टाटा पावर दिखाएं और साथ ही एक टोरेंट पावर भी दिखाएं। दोनों गैस बेस्ड शेयर है, पावर बनाते हैं लेकिन इनके जो ज्यादातर प्लांट है वो गैस बेस्ड है। टाटा पावर के अंदर सडन स्पाइक 6% ऊपर, टोरेंट पावर भी। आज सुबह जब पीएफसी मिला, एक और पावर का स्टॉक मिला अदानी पावर, आज उस पर बकायदा सर्किट लगाया अदानी पावर पे, तो 32 लाख का ब्लॉक डील हुई है। पावर को लेकर जब से पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी कि मेगा पावर पॉलिसी 2009 की वो चेंज कर रहे हैं, तब से पावर स्टॉक्स आपको बेहतर दिख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, सभी जो पावर स्टॉक्स है ना, इनका हफ्ते भर का या फिर 15-15 दिन का अगर चार्ट हो आपके पास तो एक बार जरा वो भी दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर स्टॉक्स के अंदर जो री रेटिंग कैंडिडेट हो रहे हैं इससे बहुत अच्छे प्ले मिलेंगे। एनटीपीसी कहाँ आपको 5% चलता हुआ दिखता था,
अब वो भी चलता है। ये टाटा पावर का एक हफ्ते का चार्ट है, 7 दिन में टोरेंट पावर का चार्ट है। एनटीपीसी भी दिखाइए जो अमूमन इस तरह से नहीं चलता था। अदानी पावर 62% 7 डेज में, इसका एनटीपीसी 8% 7 डेज में, आज 11 रुपए, आज ऊपर 140 रुपए का हो गया। सचिन एक बार जरा ये जो सारे शेयर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसमें से कोई भी चार्ट आपकी लिस्ट में हो, अपने क्लाइंट्स को दे रखा हो या देना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो कोई है तो जरा बता दीजिए। डिम्पी जी, इनफैक्ट टाटा पावर में तो मैं खुद काफी सरप्राइज हूँ। मुझे लग रहा था कि एक हर्डल के आसपास है, वहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। बट विद इन दिस पर्टिकुलर स्पेस जो हमारा ध्यान है वो एबीबी पर्टिकुलर काउंटर पे रहा है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर वैसी मूव अभी तक मैच्योर होनी बाकी है, एंड अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक हो सकती है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 2600 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड टू रिस्क, अगर हम दोनों पैरामीटर्स देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए लिहाज से थोड़ा सा फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए 2140 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो लेवल में वॉच आउट कर रहा हूँ वो लगभग अराउंड 2350 के आसपास का है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है 2600 के आसपास के स्विंग्स भी बनने चाहिए एबी पावर में, जिस तरीके से ये पूरे स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस है। एनर्जी इंडेक्स पे आप दिखाइए, क्योंकि सारे एनर्जी का ही कंपोनेंट है। जब हर तरफ के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़े हैं, एलपीजी पीएनजी सबके दाम बढ़े हैं, तो पावर के दाम भी हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से बढ़ते हुए दिखें। मुंबई में टाटा पावर्स का बहुत अच्छा एक सेटअप है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यहाँ पे। अडानी पावर के पास काफ़ी सारे सर्कल हैं, दिल्ली में भी टाटा पावर के पास काफ़ी बड़े सर्कल्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, अगर वहाँ पर भी दाम बढ़ाए जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है इन सारी पावर कंपनीज को। और दूसरा, गवर्नमेंट अगर इनको थोड़ा भी सब्सिडाइज कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज किया है वो इनकी सारी बैलेंस शीट्स में फर्क जरूर लेके आएगा। तो सारे के सारे पावर कंपनीज पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो सामने भी प्रोड्यूसर ने फायर किया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। टिपिकली जब जब पावर कंपनीज चलेंगी ना, तो ये एक्सचेंज के अंदर भी आपको मूवमेंट दिखेगी। ऑल्दो पावर के प्राइस बढ़ने पर ही एक्सचेंज का बेनिफिट होता है, बट ट्रेडिंग हैबिट से भी बढ़ सकता है आईएक्स। तो आईएक्स आपके प्रेफरेंशियल लिस्ट में नीचे होना चाहिए, लेकिन जो सीधा सीधा पावर जनरेशन, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनीज है, उस पर ध्यान रखिएगा। एक काम कीजिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी और पावर ग्रिड, ये तीनों शेयर भी एक बार और बैक टू बैक दिखा दीजिए। इनके अंदर कोई मोमेंटम होगा तो पूछेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन पावर आपका नोटिसेबल सेक्टर जरूर होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। मानसी बिल्कुल, और इस बीच डिम्पी एक स्पेस है जो कि आप ही से डिस्कस हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अपमूव्स इस स्पेस में और खबरें भी हैं जो कि आती हुई दिख रही हैं। केमिकल शेयरों में शानदार तेजी का ट्रेंड चला है, और ऑफ कोर्स भारतीय केमिकल कंपनियों के लिए भी मौके ढेर सारे बनते हुए दिख रहे हैं। ये मौके क्या है, तेजी के पीछे की वजह क्या लग रही है डिम्पी आपको? ये अब हालांकि मौका बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फिर भी मौका है। असल में अगर आप ग्राफिक्स के जरिए आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। इसमें क्या है कि चाइना जो एक सबसे बड़ा कंटेंडर है, अब वो इस समय शटडाउन की स्थिति में है। अब खबर ये निकल के आ रही है कि जर्मनी की जो केमिकल कंपनीज है वो ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे प्लांट शटडाउन हो सकता है। एक तो गैस की प्रॉब्लम है जो टिपिकली रशिया से लेते हैं, रशिया इस समय वॉर में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर पेमेंट का मेथड रूबल होगा तो हम वो पे नहीं करेंगे। बासफ जो कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया में भी लिस्टेड है इसकी एक यूनिट, बासफ ने कहा कि हमारे प्लांट जो सबसे बड़ा प्लांट है वो बंद हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी किल्लत हो सकती है। भारत का स्टेक अगर आप सारी कंट्रीज में देखेंगे तो सिर्फ 3% है। इसके मुकाबले अगर आप चीन देखेंगे तो 48% है। लेकिन दो बड़े जायंट अगर यूरोप और खासकर चाइना दोनों अगर शटडाउन कंडीशंस में आ जाएं, तो फिर भारत जैसी कंपनीज का री रेटिंग होना स्वाभाविक है। हालांकि ये उनको कंपीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी री रेट के कैंडिडेट बनते हैं, स्पेशली वो सारी कंपनीज कि जिनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफी अच्छा है। ये सारा वो हिस्सेदारी है केमिकल्स की जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर है। यूरोप और चाइना सबसे बड़े कंटेंडर है। अब वो सारे शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं जिनकी हिस्सेदारी परसेंटेज में आपको चलते हुए दिखे हैं। ये सारे के सारे शेयर्स आपको भारत में भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया की, जहां पर मोमेंटम दिखेगा। तो ये एक मानसी एक पॉइंट है जो कि आज नोटिस करवाना जरूरी था। ऑफ कोर्स, तो ये पॉइंट है जिसके चलते केमिकल शेयर्स में हम देख रहे हैं एक्शन दिख भी रहा है, और
बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक मौका जरूर इसे समझा जा सकता है। राजेश जी, केमिकल स्पेस पर आपका आउटलुक एक बार आईओएल केमिकल, अल्काइल केमिकल, जेबी केमिकल्स, बालाजी माइंस आज सुबह से ही अच्छी तेजी के बीच करीब 6 से लेकर 9% तक की बढ़त इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। काफी अच्छा मोमेंटम ये पूरी केमिकल स्पेस में बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एक एक्टिविटी बनी हुई है केमिकल स्पेस में, आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। आईओएल केमिकल की अगर हम बात करें तो स्टॉक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुए हैं विद वॉल्यूम एक्शन, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से अगर 435 के ऊपर सस्टेन रहा तो ये स्टॉक में अपसाइड के जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएंगे वो आएंगे करीब 495 से लेकर 520 तक। अगर इसी स्पेस में देखें तो एसआरएफ को भी देखना चाहिए। एफ&ओ स्पेस में एसआरएफ में भी जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं ऑलमोस्ट ये अब अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से डेली वीकली सेटअप बने एसआरएफ के, ये स्टॉक में अब यहाँ से अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 2850 से 2900 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 2640 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो केमिकल स्पेसेस में एसआरएफ पसंद आ रहा है राजेश को, और तमाम जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो आपके सामने है, रीजंस पे अभी हम कोट कर रहे थे। कुछ और स्पेसेस जहां पर अच्छी खासी तेजी है, आप अब देखें तो सीमेंट पैक पिछले हफ्ते वहां मुफ्ती होम इंप्रूवमेंट की थीम, चाहे कभी प्राइस हाइक की थीम, आज जेके सीमेंट और तमाम दूसरे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मूव है। मानसी ने कुछ अच्छी डिटेल्स प्रिपेयर की थी। मानसी, आप क्या शेयर कर रहे थे? बिल्कुल, तो प्रियंका, यहाँ पर सीमेंट स्पेस में पर्टिकुलरली एक प्राइस हाइक हमने अभी 22 मार्च को देखा था और अब अप्रैल में भी शुरुआत से ही प्राइस हाइक की पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। सीमेंट प्रोड्यूसर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मेजर प्राइस हाइक्स इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस की अगर बात करें 20 से 50 रुपए प्रति बोरी की इंक्रीज, यानी कि 6% इंक्रीज प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं। डीलर्स का यह भी मानना है कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेंगे और 30 से 40 रुपए प्रति बोरी के प्राइस इंक्रीज यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसमें ऑलरेडी केरला में अगर देखें, केरला की मार्केट में 90 रुपए प्रति बोरी के प्राइस हाइक अप्रैल 2022 में देखे जा चुके हैं। तो क्लियरली साउथ इंडिया जो है सबसे आगे है कीमतों में बढ़ोतरी के लिए। इन प्राइस हाइक्स की जरूरत क्या है, अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे, एलिवेटेड कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते सीमेंट कंपनियों को इस सेक्टर को प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। ऑल इंडिया एवरेज प्राइस जो है वो 10% से ज्यादा बढ़ाने की पूरी जरूरत है। जब ये बढ़ेंगे तभी इनके FY23 के लिए जो एबिटा एस्टिमेट्स हैं वो मीट हो पाएंगे और इसी वजह से ये बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते प्राइस हाइक्स हम देख रहे हैं। और अब पीक कंस्ट्रक्शन सीजन भी है, क्योंकि 3 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद जब मॉनसून आ जाएगा उसके बाद कंस्ट्रक्शन में एक हॉल्ट आएगा। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरे जोर से चल रही है, तो अब मांग बढ़ रही है, जिसके चलते प्राइस हाइक्स होना भी ये महीने में पूरी तरह से यहाँ पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली एक बड़ा प्राइस हाइक अभी हमने देखा है और ये महीना भी सीमेंट कंपनियों के लिए प्राइस हाइक वाला ही दिखेगा। प्रियंका, ऑलराइट, दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिसर्च। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि एक्शन जो है वो क्लियरली प्राइस हाइक एक बड़ी वजह, और होम इंप्रूवमेंट थीम, और जिस तरह से रियल एस्टेट में एक तेजी है और उसी तरह से आप सीमेंट पैक में भी पूरे तेजी देख रहे हैं। कुछ और होम इंप्रूवमेंट थीम से जुड़े, कंस्ट्रक्शन थीम से जुड़े एक स्टॉक्स चल रहे हैं, पॉलीकैब, एस्ट्रल, पाइप स्टॉक्स में भी आपको एक मूव अच्छा खासा दिख रहा है। खुश, एस्ट्रल हो, पॉलीकैब हो, पॉलीकैब तो है वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहा है 2021 में भी, और अब जब ये जिस तरह की मूव ये दिखाता है, आपको लगता है कि इन पॉइंट लेवल्स पर भी अब एंट्री की जा सकती है या फिर एस्ट्रल इज अ बेटर बेट? क्या व्यू बन रहा है आपका स्पेस पे? जी हाँ, देखिए पॉलीकैब तो काफी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है कुछ समय से। रेंज थोड़ी ब्रॉड है और 400 पॉइंट्स की, लेकिन ये जो मोमेंटम है ये लग रहा है कि इस बार शायद एक रेंज को एक्सपांड कर देगा 2750 तक। करंट मोमेंटम में पॉलीकैब एटलीस्ट जा सकता है। ये करंट जो फ्लो है या जो करंट मोमेंटम हम देख रहे हैं उससे लग रहा है। अगर हम एस्ट्रल की बात करें तो अभी भी जरा सा हैंगओवर है, उसमें सेलिंग प्रेशर का हैंगओवर है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसे क्रॉस नहीं कर पाया है, तो एक रेंज में है। आउट ऑफ द टू, पॉलीकैब स्टिल रिमेन्स अ फेवरेट। इस बीच में वापस से पावर कंपनीज पे होंगे। जरा पावर ग्रिड का भी चार्ट आपको दिखाना जरूरी है। पावर ग्रिड भी एक बार आप देखिए, केईसी इंटरनेशनल तार बनाने वाली कंपनी है, ये भी बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर है। ये सारे के सारे पावर कंपनीज पे कोई ना कोई तो न्यूज है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी 2 कंपनी में हो सकता रहा, लेकिन अगर पूरे सेक्टर में बज है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूज जरूर होगी, या तो आ रही होगी या तो आने को होगी। ऐसा ही कुछ ना कुछ आप जरूर ध्यान रखिएगा। केईसी इंटरनेशनल को एक ऑर्डर की खबर भी आई है, 945 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसको मिला है और ये शेयर 19 रुपए यानी 5% ये ऊपर है, और ये 950 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है। केईसी इंटरनेशनल खुश, एक बार चेक करना चार्ट इसके, कितना और चलेगा? जी देखिए
बहुत मुश्किल लग रहा है और यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाना, अनलेस एज यू सेड कहीं न्यूज ड्रिवन कोई स्टोरी हो, क्योंकि इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वही 417 के आसपास बन रहे हैं। हालांकि दैट आल्सो इज अबाउट 2 to 3% का अपमूव यहाँ से, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर और जिस तरीके का स्टीप फॉल हमने देखा है आज के दिन के अलावा कोई बहुत मेजर बाइंग संकेत नहीं है इसके ऊपर। और जिस तरह से हमारे पास दूसरे विकल्प हैं इस क्षेत्र में, जैसे सुबह हमने गोदावरी पार की बात की थी, दैट अलोंग विद अदर स्टॉक्स इज आल्सो अप, दैट वुड बी बेटर प्ले अगर कोई पावर सेक्टर में एंटर करना चाहे तो। राजेश जी, आप पावर ग्रिड पे कुछ कहना चाहते हैं क्या? बकायदा एनटीपीसी डे हाई पे आ गया, एक बार वापस से दिखा दीजिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड पे। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल डिम्पी जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है टाटा पावर, पावर ग्रिड और सारे पावर से रिलेटेड स्टॉक्स में। तो हमें लगता है पावर ग्रिड में जिस तरीके का सेटअप बना है, बिल्कुल इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। 234 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है और हमें लगता है यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं चार्ट के हिसाब से, वो आना चाहिए करीब 242 244 तक के। तो पावर ग्रिड 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग यहाँ पे हमें लग रहा है कि पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए 231 के स्टॉप लॉस से। और अगर इसी सेगमेंट में अगर हम देखें तो दूसरा स्टॉक जो अब यहाँ पे हरकत में आ रहा है वो है पीएफसी का। पीएफसी के भी यहाँ पे देखना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग एक्शन बनी है, काफी बड़े कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पीएफसी को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे अब स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में हमें 126 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए रख रहे हैं। यहाँ पे करंट लेवल से 119.50 119.50 के स्टॉप लॉस से पीएफसी को भी बाय किया जा सकता है। तो क्लियरली ये राय आपको पीएफसी पर मिलती हुई और अच्छी तेजी के बीच 2% के लेवल्स जहां पर इन स्तरों पर भी बाय की रिकमेंडेशन राजेश जी की तरफ से आती हुई। कुछ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स देखें, आज ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है करीब 16% की बढ़त दिखाते हुए। अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर दिख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 सेशंस में करीब 25% के रिटर्न्स लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने दिए हैं। आपकी राय क्या होगी? जी हाँ, आज का जो मोमेंटम है या जो आज का अगर हम ब्रेकआउट कहें वो काफी दिनों के अप ट्रेंड के बाद आया है, विच इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव साइन। जिस तरीके की चाल है, हमें लग रहा है कि स्टॉक यहां से 570 के लेवल्स टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। फ्रेश बाइज इनिशिएट किए जा सकते हैं, बट पे ऑफ प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए जरा सा डिप पे बाय करें तो बेटर रहेगा। ऑल इन ऑल लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स। लेटेंट व्यू पर 524 के लेवल्स पर ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन चलिए अब मच अवेटेड सेगमेंट बसीन के बेहतरीन शेयर का वक्त हो चला है। संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। बताएं, सुबह आप हमारे साथ जुड़े थे, अपडेट्स क्या हैं और फिलहाल मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ मानसी जी, देखिए आपको कहा था ब्रिटानिया आउट परफॉर्म कर गया, आपको एम्फोसिस कहा था वो आउट परफॉर्म कर गया, वर्लपूल और दोपहर को वोल्टास कहा था, सारे आपके आउट परफॉर्मर्स हैं। अब आपके लिए 2 कॉल्स हैं और दोनों बेचने की हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी बताएं। तो पहले वेदांता बेचिए 422 रुपए में, 430 का स्टॉप लॉस, 405 का टारगेट। दूसरा बेचिए टाटा स्टील 1360 में, 1388 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट। I think the next 2 days you can see a sharper than expected correction and metals will lead the fall. मेटल्स में गिरावट देखने को मिलेगी। वेदांता 405 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस जो है 430 का आपको मेंटेन करना है। सेल कॉल्स बसीन जी की तरफ से आते हुए और टाटा स्टील के फ्यूचर्स में जो कि 1360 के लेवल्स पर आपको एक बार बिकवाली करने की राय। 1300 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1390 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। प्रियंका? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी, कोई खास वजह आप कमोडिटीज में इस वक्त वीकनेस देख रहे हैं? क्या सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक है? क्योंकि क्रूड तो अब भी हमें इंटैक्ट दिख रहा है। So the overall market structure is such now that we are very heavily overbought. So till we don't get a correction in the next 2 days, I would not take any trading positions on the long side. I think the market, particularly banks and metals, can see a sharper than expected sell-off. So tomorrow we will see, but I think Bank Nifty can fall by about 700 to 800, and metals will also fall proxy to the weaker dollar. ओके, ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि शायद 17,800 तक एक बार शायद नीचे की तरफ हम एक मूव देख कर आए, फिर ऊपर आए। ऐसे में कमोडिटीज को सॉफ्ट देख रहे हैं संजीव जी। संजीव जी, पावर स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपको? एकाएक पिछले 15-20 मिनट में आप टाटा पावर को देखें, पावर ग्रिड को देखें, पावर एक्सचेंजेस हो, टोरेंट पावर हो, सब में एक अच्छा खासा मूव है। यहाँ कोई व्यू बन रहा है और कोई खास रिकमेंडेशन यहाँ पर आपकी?
नहीं, all the recommendations we had have come from much lower levels. We are booking profit across the board. So we are not getting sucked into this. We will wait for a correction. Only then will we look to buy some of these stocks. Particularly Tata Power, which has run and met our expectation. 220-22 पे we were very bullish on that, and 122 पे NTPC. The rest are more speculative in nature just now. बसिन साहब, आपने वेदांता के अलावा दूसरा कौन सा शेयर बताया जिसको आप कह रहे हैं बेचना है? टाटा स्टील। टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील। कोई और मेटल का शेयर है सर जिसको आप बेचना चाहते हैं? हाँ, सेल भी बेचना चाहता हूँ। सेल भी 108 रुपए पे बेचना चाहता हूँ और 555 रुपए में जिंदल स्टील। दैट होल बास्केट विल वीकन टुमारो एंड you will get about 3 to 5%, 3% to 4% declines in all of them. ओके, ठीक है सर। ये जो क्रैक होगा ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, या फिर ये थोड़ा डीपन भी हो सकता है? क्योंकि एक्चुअली सबके अपने अपने पोर्टफोलियो है, हो सकता है कोई ना बेचता हो, किसी को खाली प्रॉफिट ही बुक करनी हो, तो प्रॉफिट बुक करने का एक समय है क्या? डिम्पी जी, आपको मैं ट्रेडिंग कॉल दे रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ। और हर एक का पोर्टफोलियो का तो वो तो फिर पर्सनली आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको बताएंगे ना। नहीं, हम आपको 2-3% डाउनसाइड दिखती है तो मुझे बेच के लेने में ही फायदा दिखता है। इस समय आज नहीं तो कल आपको बहुत अच्छी फॉल दिखेगी, तब आप देखना। तब देखेंगे जब मेरे को अभी नफा कमाना है बेच के। सर मैं तो एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल पूछने का अधिकार भी है और मैं आपका बहुत आदर भी करता हूँ। आपकी और मेरी तो शक्ल भी मिलती है बहुत हद तक। बहुत लोग बोलते हैं आपकी और मेरी शक्ल मिलती है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा सा और उम्र मेरी ज्यादा हो जाएगी तो संजीव भसीन जैसा दिखूंगा। मेरे तो आपकी शक्ल भी मिलती है, तो मैं तो अधिकार वैसे ही रखता हूँ आपसे पूछने का ज्यादा। और आपका मेरे यहाँ तो वैसे भी एरिया भी दिल्ली NCR वाला है, तो हमारा तो हवामान भी एक जैसा ही है, इसलिए पूछ रहा था आपसे मैं। नहीं, बिल्कुल आपको सब कुछ जायज है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं सर, जब हमारी एक व्यू है तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कॉल्स है। जस्ट नाउ इफ यू आर अ ट्रेडर यू शुड बी बुकिंग प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड। डोंट वेट फॉर रेड टू कम बिफोर यू बुक प्रॉफिट। ग्रीन में बुक करना इज अ सेंसिबल थिंग। टेक होम मनी, दैट्स ऑल। बिडम्पी संजीव जी, वैसे बाजार पर ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर रोज रोज ट्रैक नहीं करेंगे हम 100, 200, 300 पॉइंट्स, लेकिन फिर भी एक व्यू जो हम सुबह मॉर्निंग में निकुंज से भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं पर ये थमेगी और उसके बाद शायद गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि अच्छी खासी 15,700 से हमने एक नॉन स्टॉप रैली भी देखी है। यहाँ पर अभी फिलहाल इंडेक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? प्रियंका जी, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन में प्रॉफिट लीजिए। दैट्स इट। ओके, आई एम वन ऑफ द फ्यू हु बायज रेड एंड सेल्स इन द ग्रीन। आई लाइक टू टेक होम मनी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक तो वेदांता आप कह रहे हैं बेचना चाहिए, दूसरा आप कह रहे हैं टाटा स्टील बेचना चाहिए। आपका ये भी मानना है कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनके पास भी पोजीशंस हैं अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया अभी भी तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मिल जाए, तो बुक द प्रॉफिट। और अगर शॉर्ट करने की कैपेसिटी है, करना चाहते हैं, करना आता है, तो फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। सामने आपके लेवल्स लिखे हैं, 1390 का एक स्टॉप लॉस है, और आप चाहें तो दूसरा शेयर जो है वेदांता उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। राजेश जी, एक बार आपसे भी मैं पता करूंगा कि आपकी लिस्ट में कोई मेटल स्टॉक्स वीक होता दिख रहा है क्या? कोई भी मेटल, जरूरी नहीं कि वेदांता और टाटा स्टील पे जाए। तो देखिए डिम्पी जी, टाटा स्टील में देखें तो अभी भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये एक स्टॉक है जहां पे हायर साइड पे अभी भी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। लेकिन बाकी मेटल स्टॉक्स में देखें तो अभी तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन जिंदल स्टील में जरूर हायर साइड से, जिंदल स्टील एंड पावर में आज जो दिन के हाई बने थे वहां से जरूर एक करेक्शन यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो ओवरऑल सेटअप तो अभी भी पॉजिटिव है। यस, हो सकता है कि यहाँ पे कोई करेक्टिव एक्शन आ सकती है, लेकिन वो एक प्रॉफिट टेकिंग होगी। लोअर साइड पे अभी भी अगर हम देखें तो सारे मेटल स्टॉक्स में चार्ट पे अभी भी लॉन्ग टर्म सेटअप, शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ विजिबल है। तो डिप्स अगर आती भी है तो हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी होगी। जिंदल स्टील एंड पावर में हमें लगता है 435, 535, 538 ये एक अच्छा लेवल है जहां पे वापस इसको एक नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट है। टाटा स्टील में जरूर एक रेजिस्टेंस बना हुआ जिसको काफी समय से स्टॉक निकाल नहीं पाया, जो कि है करीब 1365, 1370 की जोन में। ये एक हर्डल यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। अगर ये लेवल नहीं निकलते अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती, जो कि स्टॉक को लोअर सपोर्ट एरिया जो कि है करीब 1320 से 1300 के आसपास, वहां तक का करेक्शन आते हुए दिख सकता है। बट अभी तक एज सच कोई वीकनेस चार्ट्स पे नहीं बनी है।
रेजिस्टेंस जोन के पास से जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिली डे हाई के आसपास से। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा डिप अगर मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से लोअर साइड पे बाय करने की। ऑलराइट, डिप पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाइंग की होगी और कहाँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना चाहिए। नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। रिपीटेडली आपने टाटा पावर की कॉल दिया है, मस्ट एक्नॉलेज यू। टाटा पावर जिस तरह की मूव दिखा रहा है, पहला तो व्यू टाटा पावर पे दीजिए, क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें या आई थिंक आपने 290 का टारगेट दिया है, क्या व्यू रहेगा? टाटा पावर ने आज ही एक नया 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई बना हुआ है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा और राइड करना चाहिए। मेरा इनिशियल टारगेट था 280 290 जोन का, सो वहां पे पहुंच के पार्शियल बुकिंग और जैसे ही वो प्राइस पॉइंट आता है तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 260 हो जाना चाहिए और मोमेंटम को राइड करना चाहिए। सो पॉजिटिव टाटा पावर पे, और दूसरे भी जो पावर स्टॉक्स है जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सब में मोमेंटम स्ट्रांग है। तो यहाँ पे थोड़ा और अपसाइड अगर कल 280-90 मिलता है तो पार्शियल बुकिंग और स्टॉप लॉस 260-65 तक लेके जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, पॉइंट वेल टेकन। तो यहाँ पर अब भी बने रहने की सलाह रहेगी। टाटा पावर में शानदार मूव्स, लेकिन आगे भी आप राइड कर सकते हैं, यानी मूव अभी भी बरकरार रहेगा। आज की क्या फ्रेश कॉल्स होंगी नरेश? पहला कॉल है इंडिया बुल्स हाउसिंग, जिसने एक अच्छा रिवर्सल दे दिया लास्ट 2-3 दिन से, मोमेंटम भी स्ट्रांग है। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेड है, स्टॉप लॉस 170, टारगेट 200-210 हो सकता है शॉर्ट टर्म में। दूसरा रिकमेंडेशन है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसने आज फाइनली एक स्लोपिंग अप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया है, रीसेंट स्विंग है 935 को टेस्ट किया है। इसके ऊपर एक टारगेट बनता है 1050 का, स्टॉप लॉस 910। ओके, डीएलएफ में 15 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील लगी है और ये बैक टू बैक ब्लॉक डील्स लग रही है। एक्चुअली क्या, मार्केट जब हाई या लो मारे ना तो आपको ब्लॉक डील्स की अहमियत समझ में आती है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले टाटा पावर, अडानी पावर पे लगी थी, सर्किट लग गया। डीएलएफ में 15 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। एक बार चेक करेंगे खुश आप डीएलएफ का शेयर? जी हाँ, देखिए हम रियल्टी सेक्टर पे ओवरऑल ही काफी बुलिश हैं। पहले हमने ओवरऑल रियल्टी और गुडनेस प्रॉपर्टी इनके बारे में भी डिस्कशन किया है। इन दैट वेरी लाइन डीएलएफ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, जो इसके एवरेजेस थे बहुत कन्विंसिंगली उन्हें ब्रेक करके उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई वुडंट रूल आउट अ मूव टू 410 इन द कमिंग डेज। 410 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक जिस तरीके के मोमेंटम में है 410 तक जाने का दमखम यहां से रखता है। आज की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर है, 18,000 के नीचे काफी हद तक कन्विक्शन का काम करेगी। वैसे लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं 18,000 के लेवल्स, बट हाँ कन्विक्शन का काम ऐसे कर सकती है कि आप बैक टू बैक सेकंड डे होगा जब 18,000 के ऊपर क्लोज करके जाएंगे। स्पॉट के हिसाब से देखिएगा तो स्पॉट अभी 17,993 के आसपास चल रहा है। रही बात एडवांस डिक्लाइन, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के अंदर फटीक, थकावट के सिग्नल दिख रहे हैं और मिस्टर भसीन जो हमेशा बुलिश रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सचिन, आपका कोई ऐसा शेयर जो आप एसटीबीटी करवाना चाहते हो? आज बेच दें, कल की कल देखेंगे। अच्छा एक और पॉइंट, अच्छा कि विक्स चला है, एक बार विक्स वापस दिखाइए। विक्स भी अब 18.5 है, हालांकि ये बहुत अलार्मिंग तो नहीं है, 20-21 के आसपास जाके पता लगने लगता है कि हाँ थोड़ा प्रेशर बनेगा, बट फिर भी आज से 2-2.5% ऊपर विक्स है, मार्केट फ्लैट है। सचिन, आपको एसटीबीटी देना है, कोई है तो? डिम्पी जी आपने सही हाईलाइट किया। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने विक्स के मूवमेंट एंड विक्स की रेंज शिफ्ट को हाईलाइट किया था। मुझे लग रहा था कि 25 जिस तरीके से ब्रेक हुआ था, मुझे लग रहा था कि नीचे लगभग 18 का जो एक अहम सपोर्ट जोन है विक्स के लिहाज से, वो पर्टिकुलर सपोर्ट रिविजिट होना चाहिए एंड वहीं से एक रिवर्सल हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि काफी कॉशियस रहना चाहिए अगर आप मोमेंटम चेज कर रहे हो ऑन द काउंटर्स। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। एमएनएम इस पर्टिकुलर काउंटर में अगेन पिछले 5 दिनों के काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव है एंड जिस तरीके से वापस से अराउंड 840 के लेवल के आसपास स्विंग हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी भी अगर हल्की सी वीकनेस इसमें हो जाती है तो एक काफी बढ़िया करेक्टिव मूव अनलॉक होनी चाहिए एमएनएम इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 856 के आसपास का फ्रेश शॉर्ट डिप्लॉय करने चाहिए एंड मुझे लग रहा है जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग 805 के आसपास प्लेस्ड है, वो पर्टिकुलर लेवल एक बार रिविजिट होगा। तो बिकवाली करनी है एमएनएम में 856 का होगा स्टॉप लॉस एंड 805 का होगा टारगेट। ओके ठीक है, मैं जो आपको 18,000 की कॉल और पुट वापस दिखाई थी ना, एक बार वापस से दिखाई, उसके अंदर फिर से एक आपको चेंज दिखेगा। अब जो 18,000 की कॉल है, कन्विक्शन जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा कम होता है तो आपको उस कॉल से चेक हो जाएगा 40% टूट चुकी है
और अगर आप पुट्स का एक प्रिसिशन देखें इसी कॉल पे, इसी स्ट्राइक की 18,000 की पुट आप अगर आप फायर करेंगे तो वहाँ पे 17-18% का गेन है। ये चेंज ऑफ हैंड्स है टिपिकली, सेम स्ट्राइक पे खड़े होकर चेंज ऑफ हैंड्स कैसे होता है ये आपको साफ इससे मैसेज और बहुत लाउड एंड क्लियर आपको दिखेगा कि हम एक ही स्ट्राइक पे खड़े हैं लेकिन चेंज ऑफ हैंड्स कर रहे हैं, कन्विक्शन को थोड़ा सा पलट रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। 36% के बिल्डअप के साथ है तो कमजोर नहीं है। आज हम बहुत क्रिटिकल लेवल को पार करके क्लोज करके जा रहे हैं। ये कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर कोई बड़ी बात नहीं कि हम गैप डाउन हो जाएं, ऐसा है नहीं, बट फिर भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, कॉशियस रहिएगा अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। जो अगर आपने प्रॉफिट बुक किए हुए हैं तो नहीं किए तो जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते। खैर बाजार इस समय दिन के निचले स्तरों की तरफ वापस खिसकता हुआ 17,963, फ्यूचर्स भी अब 18,000 को तोड़ने की कर रहा है तैयारी। ऑलमोस्ट डे लोज पे आके हम अब कामकाज कर रहे हैं। राजेश जी आपकी तरफ से कोई एसटीबीटी? तो डिम्पी जी देखिए, वीकनेस मुझे कोटक बैंक में दिख रही है। स्टॉक में देखें तो जो अटेम्प्ट लिया था वो एक रेजिस्टेंस जोन के पास से वापस से स्टॉक में वो जो अटेम्प्ट था वो फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से आज स्टॉक डे लो की तरफ फ्लोट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ से और स्लिप होते हुए दिख सकता है। 1807 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है जो कि स्टॉक में हमें लगता है लोअर साइड में टारगेट आना चाहिए। करीब 1785 से लेकर 1765 तक की डाउन साइड कोटक बैंक में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 1830 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की सलाह रहेगी कोटक बैंक फ्यूचर में। तो ये राय हमें मिलती हुई दिख रही है। इस बीच तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इस पर कुछ एक बार अपनी राय दीजिए। 12% तक के अप मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शार्प अपटिक इसी वक्त यहाँ पर ये स्टॉक में देखने को मिला है। पूरे दिन एक रेंज में रहने के बाद अब एकाएक तेजी दिख रही है। अगर इस स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे हैं, TNPL पर राय क्या होगी? जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है बहुत इंकरेजिंग साइन है। जैसा इतने बड़े मोमेंटम के बाद जैसा हम मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि वही कल जिस तरह से HDFC और पूरे मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया था, फिर एक जरा सा कूल ऑफ हुआ था। सो वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। इतने बड़े मोमेंटम के बाद इसे जरा सा डिप पे बाय करना फेवरेबल रहेगा। जिस तरीके का मोमेंटम करंटली बिल्ड हो रहा है, ये स्टॉक अनदर 5% यहाँ से ऊपर जा सकता है, विच इज अबाउट 210। लेकिन अगर पे ऑफ प्रोफाइल ध्यान रखें और फेवरेबल करना चाहें तो 190 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास बाय करें तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो ये व्यू रहेगा TN न्यूज प्रिंट पर, ये रिकमेंडेशन रहेगी और एकाएक 12% का मूव वेल स्पॉटेड, और यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन भी हमारे एक्सपर्ट से मिलती हुई। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर भी नजर डालते हैं। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह के मुताबिक इन्वेस्टर्स को इस समय बैंकिंग, फाइनेंशियल यहाँ मौके ढूंढने चाहिए इन्वेस्टमेंट के। उन्होंने साथ ही ये कहा कि छोटे बैंकों के मुकाबले उन्हें बड़े बैंक ज्यादा बेहतर लगते हैं। आइए एक बार फिर से उनको सुनते हैं। In general, I mean, I think while we've been positive on banks for a while, and we've now started to see some interest come back, and that's a good thing to see. And that's been our calling card over the last 2-3 quarters. That financials and BFSI in general is well positioned for at least a cyclical uptick, if not anything else. There have been some apprehensions regarding new fintechs, etc., which have been coming in the way, and therefore some impact on the profitability of the banking sector. And as a totality, therefore, our opinion or our approach has been that at least as far as banking is concerned, that we focus more on the larger banks or the frontline banks, both in the private as well as the public space. So my sense is when we look at it from an investment standpoint, at least large banks are relatively better placed at this stage compared to the mid-sized banks, because there is generally mid-sized banks have found it difficult to kind of scale up over a period of time. I mean, relatively few instances of many mid-sized banks having graduated to becoming large. So, but they can all benefit from a cyclical uptrend, and that's clearly possible. Markets have started to treat this whole thing as a little more temporary or transient, at least as far as some of the geopolitical premiums which are there on commodity prices. We've seen some bit of clawback of commodity prices across in the recent past, and that's providing some relief. India has also probably taken some of the fuel price hikes, etc., and maybe there will be some see-through of inflation as we go into the next some weeks.
But I think broadly the market probably wants to still believe that our peak inflation this time around would be relatively lesser compared to what it has been in the past peaks. So we have a starting point on inflation, which is of course we've gone through 3-4 years of very subdued inflation. So in a way, 1 year of maybe stronger inflation is not necessarily going to entirely topple the boat, so to speak. So I think overall, therefore, the market is taking that comfort that even though inflation might be a little stretched for a while, but India will probably end up better, and that's simply because we did not really stimulate our economy as much as probably what some of the developed markets did. चलिए, तो बिल्कुल, तो लार्ज कैप बैंक्स को आप प्रेफर करें ओवर द स्मॉलर बैंक्स, मिड कैप साइज बैंक्स, ये कहना था हमारे एक्सपर्ट का। एक बार दूसरे कुछ और स्टॉक्स, अब जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर थोड़ी गिरावट और बढ़ी है, 600 पॉइंट्स की आपको सेल ऑफ एक बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। निफ्टी राउंड अबाउट 100 ऑड पॉइंट्स और 17,800 तक शायद स्लिप कर सकता है। ये हेड स्ट्रैटेजी यहाँ लेकर चलनी चाहिए, बीटीएसटी हो, एसटीबीटी हो। एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट से व्यू ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजेश, अगर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों प्रॉमिसिंग स्टॉक हैं, एफआईज की फिर से बाइंग शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी अंडर ओनरशिप हो चुकी थी इन स्टॉक्स में, तो क्या जिस तरह से आज 2-2.5% की इनकी गिरावट है, क्या इन मूव्स को यूज करना, इन डिप्स को यूज करना चाहिए बाइंग के लिए, या आपको लगता है अभी थोड़ी वीकनेस है और नीचे मिल सकते हैं स्टॉक्स? देखिए, एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड में जरूर एक अनाउंसमेंट के बाद एक काफी बड़ा अपमूव बना, लेकिन हायर साइड से जरूर एक सप्लाई बना हुआ। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1700 के स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग कल के सेशन में भी देखने को मिली थी, जो कि क्लियरली इंडिकेशन था कि हायर साइड कहीं ना कहीं इसकी कैप्ड है। तो हमें लगता है ये 1700 इसके लिए काफी बड़ा हर्डल साबित होगा इस सीरीज के लिए, और हमें लगता है हायर साइड पे जब भी ये स्टॉक आएगा तो उसके आसपास सप्लाई जरूर बना रहेगा। अभी जो ये गिरावट हमें पिछले कल के सेशन में हायर साइड से कंटिन्यू होते हुए देखी और आज भी हम देखें तो एक कट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो एचडीएफसी बैंक के लिए हमें लगता है कि लोअर साइड पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 1570-1580 के जोन में। तो अभी यहाँ से हमें लगता है कि 1 से 2% का अभी और यहाँ से करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। वहां पे एक इसके अच्छे सपोर्ट है, तो वहां पे बाय करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सेम वे अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड को भी एनालाइज करें तो हायर साइड पे एचडीएफसी लिमिटेड में जो हर्डल बना हुआ था, कॉल कॉन्सेंट्रेशन था कल के सेशन में, जहां पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली, वो करीब था 2700 के स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग थी हायर साइड पे, तो वही एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एचडीएफसी लिमिटेड भी थोड़ा सा नीचे स्लाइड होते हुए दिख सकता है। 2560 से लेके 2580 ये हम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके रेंज के अगर आसपास आता है तो हम वहां पे बाय करने के लिए इसको पिक करेंगे। हमारे स्टॉप लॉस होंगे लोअर साइड पे, अगर हम इसको बाय करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे अब 2540 के आसपास। तो हम दोनों ही स्टॉक्स में 2% का 2 से 3% का यहाँ पे डिप का वेट करेंगे, फिर इसमें बाय करने की सलाह देंगे। ओके, आज हम 18,000 के कितने ऊपर और कितने नीचे बंद होते हैं, इसे मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि ये ज्यादा लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट कन्विक्शन के हिसाब से रखता है। आप देखिए, अब बाजार अब ऑलमोस्ट डे लो पे आ गया। अब आज सुबह से 10 बजे से, मोटा मोटी 9:15 बजे से आप गिन लीजिए, कोई बात नहीं, 9:15 बजे से लेके अगर आप 1-2 बजे तक का ट्रेड देख रहे होंगे, आपको कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा होगा। आप जरा निफ्टी का चार्ट लगा के रखिए, एक रेंज में निफ्टी रही है, लेकिन 2 बजे के बाद का चार्ट देखिए, एक तरफा बाजार ने गिरा और ऑलमोस्ट डे लो पे आया। आज पुट वालों के पास अच्छे बेनिफिट्स आए हैं और यहाँ कहूंगा कि कॉल राइटर्स के पास अच्छे बेनिफिट आए, जैसे आप मर्जी समझ लें। लेकिन हाँ, बाजार दिन के निचले स्तरों पर पहुंचा है। ये महज एक प्रॉफिट बुकिंग है, फिलहाल इसमें कोई बड़ा क्रैक ना समझा जाए, लेकिन हाँ, जो आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि शायद ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी हो सकते हैं। सचिन, अभी आपने थोड़ी देर पहले एबीबी बताया था, वो भाव से थोड़ा ऊपर भी पहुंच गया है, एक बार उसके टारगेट रिकन्फर्म कर दीजिए आप। डिम्पी जी, इनफैक्ट जब आपने पावर के बारे में बात की थी तभी लगभग 2190 के आसपास हमने इसे रेकमेंड किया था, 2140 के स्टॉप लॉस के साथ 2350 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट एंड 2600 का एक लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। तो मुझे लग रहा है एबीबी में काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड अभी भी अगर हम देखें तो लगभग एक अच्छी मोमेंटम के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक आया है, लगभग 2270 के आसपास ये स्विंग बनने के बाद एक छोटा सा पुल बैक है, तो ये पुल बैक भी यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने के लिए।
ओके ठीक है। अच्छा, आपने एक M&M शॉर्ट किया है, इसके अलावा कोई और शॉर्ट देना चाहते तो सचिन जी बता दीजिए, नहीं तो फिर कोई IT वाला हेज काउंटर्स हो तो वो बता दीजिए, क्योंकि मार्केट ट्रेडिशनली वीक नहीं है, वैसे एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो कई बार क्या होता है एक हिस्से का पैसा पार्क दूसरे हिस्से में हो जाएगा। जी डिम्पी जी, इनफैक्ट शुरुआती कमेंट्री में ही हमने ये नोटिफाई किया था कि कहीं जाकर एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है एंड उसी लिहाज से जिस तरीके से डेटा नजर आ रहा था, मतलब रिलायंस थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए एंड उसी लिए इसी वजह से हमने रिलायंस पे एक रणनीति हाईलाइट की थी, जहां पर मुझे लग रहा है कि अराउंड 2590 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर बिकवाली करने की ही सलाह है 2685 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है। रिलायंस आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी बेचा जा सकता है और इन स्तरों पे। सर एक बार स्टॉप लॉस वापस बताएंगे, रिलायंस का स्टॉप लॉस क्या था? शो के शुरुआत में 2650 के आसपास बिकवाली करने की सलाह थी, 2685 का स्टॉप लॉस और 2590 का टारगेट। 2590 का टारगेट अभी भी लगाइए आप, 2685 का स्टॉप लॉस अभी भी आप लगाइए, अगर आप प्लेट बना सकते हैं तो बना दीजिए। 2685 और 2590 आपका टारगेट है, 2685 आपका स्टॉप है। रिलायंस को बेच के जाना है, ऑलमोस्ट डे लो पे है ये, और बाजार और रिलायंस दोनों ही डेज लो पे है ऑलमोस्ट। ठीक है, पता नहीं अब क्या कॉम्बिनेशन माना जाए, लेकिन भसीन साहब भी बोल के गए शॉर्ट कीजिए, कन्विक्शन से भी दिख रहा है, विक्स थोड़ा सा बड़ा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर लाजमी करनी ही चाहिए। प्रियंका बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक होने चाहिए, और प्रॉफिट कहाँ बुक होने चाहिए। जिस तरह के मूव्स आपको स्पेसेस दिखा रहे हैं, चाहे वो केबल्स हो, अदानी पैक हो, पावर पैक हो, सीमेंट पैक हो, यहाँ पर तो अपने प्रॉफिट्स को आप लेकर जा सकते हैं, यानी अपनी पोजीशंस को लेकर जा सकते हैं। राजेश, क्या अगर सेलिंग थोड़ी बहुत आती है, मेटल वीक होते हैं, बैंक्स वीक होते हैं, लेकिन इन स्पेसेस पर तो अपने प्रॉफिट्स, अपने पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, या आप भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं? कोई आपको जिटरीनेस दिख रही है बाजार में? नहीं, देखिए ओवरऑल सेटअप तो अभी पॉजिटिव है, एज सच कोई बड़ा करेक्शन अभी यहाँ से विजिबल नहीं है। जो डेटा जो बन रहे हैं वो जरूर एक बड़ी तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर एक बनते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसमें जरूर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किए हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो ये जरूर हो सकता है कि 1 से 2 दिन का पॉज मार्केट में आते हुए दिखे, लेकिन वापस से ये अब ट्रेंड यहां से रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि कुछ स्टॉक्स जो हाई सेंसिटिव होते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स है, वहां जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा लोअर साइड पे वेट करें और वहां बाय करें। तो निफ्टी में हम यहां पे वापस 17,800 के लेवल को हम यहां पे रिविजिट कर सकते हैं, तो वहां पे हम वापस बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि वो काफी अच्छा सपोर्ट निफ्टी में हमें लगता है कि अब यहाँ पे साबित होते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 37,700 से 37,500 अगर ये रेंज में बैंक निफ्टी मिलती है, तो हमें लगता है कि वापस से कहीं ना कहीं वापस एक बाइंग इंटरेस्ट वहां पे बनता हुआ दिखेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग किया जा सकता है। कुछ वीक स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक्स में, जैसे देखें इंडसइंड बैंक को यहाँ पे हम शॉर्ट करने की सलाह अभी हमारे क्लाइंट्स को भी दी है, तो वो एक हमने एक ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस रखा है हमने इंडसइंड बैंक में शॉर्ट करने का करीब 990 के आसपास, और लोअर साइड में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 955 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्टिव सेलिंग सजेस्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। कुछ आपका क्या राय रहेगी? आप BTST करना चाहेंगे या फिर STBT करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि सेलेक्टिव सेक्टर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर होगा? जी हाँ, सिलेक्टिव सेक्टर्स में प्रेशर दिखेगा। ओवरऑल निफ्टी पे जिस तरह का मूवमेंट आया है, उस तरह से जो आज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए, जिस तरीके के सेटअप स्टॉक्स में बन रहे हैं, देखो अल्टीमेटली निवेश तो हमें या ट्रेड तो हमें स्टॉक्स में ही करना है। सो BTST में मेरा टाइटन का जो मैंने बाय कॉल दिया था शो के शुरुआत में, उसे रीआइटरेट करना चाहूंगा। और अगर इसे कोई हेज करना चाहे तो सेलिंग साइड पे बंधन बैंक है, जो वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके फिर से एक डाउन टिक दिखा रहा है। जरा सी सेलिंग इसमें अभी भी बरकरार है, तो कहीं ना कहीं इसमें 300 या 290 के जो लेवल्स हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में देखे जा सकते हैं। तो कोई STBT करना चाहे तो बंधन बैंक और सामने टाइटन फ्यूचर्स आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है। राजेश जी, आपका ITC पे व्यू पॉइंट क्या है? अगर मान लो मैं एक पोजिशनल इन्वेस्टर हूं, मैं देखिए रोज रोज तो ना बेचूंगा ना काटूंगा, ना मैं रोज देखूंगा। हाँ, एक बार कभी बीच में देख लिया तो देख लिया अपने शेयर को, मैं पोजीशन रोज रोज ले नहीं सकता। तो ITC का मेरे को एक पक्के वाला स्टॉप लॉस और एक पक्के वाला टारगेट दे दो आप, जो कि टिपिकली इन्वेस्टर्स को 20-25% के रिटर्न वाला होता हो, तो वो स्टॉप लॉस और वो टारगेट दे दो। अब 4 पे लेने हैं, 4 पे बेचने, ये होगा नहीं सर।
तो देखिए काफी मिन्नतों के बाद ये स्टॉक एक अपने रेंज का ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा आईटीसी। तो हमें लगता है कि जिनने अपना इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया हुआ है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीब 245 के आसपास। ये स्टॉप लॉस आप अपने सिस्टम में लगा के रखें, जब तक ये स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं होते हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। 245 ब्रीच होता है तो ही अपनी पोजीशन से निकले, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए 245 स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुए इतने समय के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक अगर ये लेवल को नहीं ब्रीच करेगा लोअर साइड में तो अपसाइड में इसमें 280 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। स्लो मूवर स्टॉक है तो 280 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आएंगे, लेकिन 245 स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, तो आईटीसी लेकिन ऊपर की कॉल्स आप देखें तो 260 270 तक की एक्टिव इस स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं और व्यू भी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे शेयर कर रहे हैं। बट क्विकली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सौमीत के साथ विजिट कर लेते हैं निफ्टी, क्योंकि इस बार की रैली के बाद वैल्यूएशन को लेकर कई तरह के निफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं और इस बार जो 18,000 तक की रैली को लेकर जिस तरह के कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या इस वक्त की सिनेरियो है, ये कंपैरिजन एनालिसिस एक बार सोमीत लेकर आए हैं। सोमीत बताएं पूरी डिटेल्स, क्या एनालिसिस लाए हैं आप? तो अगर आप देखते हैं तो लास्ट टाइम जब निफ्टी 18,000 के लेवल के ऊपर था वो था अक्टूबर 19 2021 को 18,600 के लेवल्स थे उस टाइम पे। तब निफ्टी के जो पीई थे वो करीब 24.9 टाइम्स थे और यूएस जो रेट थी, क्रूड की जो रेट थी वो उस टाइम पे $85.1 के आसपास था और उस टाइम का जो बॉन्ड यील्ड था वो 1.6 के आसपास था। उसके बाद 18,351 का लेवल 18 जैन 2022 को टच किया था, तब निफ्टी का पी 24.6, क्रूड 87.5 लगभग सेम था और बॉन्ड यील्ड थोड़ा बढ़ गया था 1.88 टाइम्स और अब के लेवल पे 18,100 के आसपास पहुंच चुका है और क्रूड आ चुका है $107 पर बैरल लेवल पे। निफ्टी का पी है मौजूदा अराउंड 24.4 टाइम्स और अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें वो करीब 2.4 टाइम्स तक पहुंच चुका है। सिमिलरली हम लोग अगर सीपीआई कंपेयर करते हैं तो 18,600 के टाइम 8.4 के आसपास था सीपीआई और अगर उसी के साथ हम स्टील के प्राइसेस देखते हैं तो वो करीब 5,448 रुपीस के आसपास थे और एल्यूमिनियम के प्राइसेस 3,100 और अब के टाइम पे अगर हम देखते हैं जब 18,100 पे चल रहा है निफ्टी, स्टील प्राइसेस बढ़ चुके हैं 5,100 पे और एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ चुके हैं 3,447 पे। सीपीआई नंबर अभी तक आया नहीं है। अभी अगर हम एफआई और डीआई के मूव्स देखते हैं तो पिछले एक महीने के मूव्स अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब 18,600 में था तब उसके एक महीने पहले एफआईएस ने करीब 8,400 करोड़ की बिकवाली की थी और अगर डीआईएस की हम बात करें तो उन्होंने 3,200 की खरीदारी की थी और अगर हम 18,351 लेवल पे देखते हैं तब 13,400 के आसपास की सेलिंग हुई थी एफआईएस की तरफ से और डीआई की तरफ से 17,800 करोड़ की बाइंग हुई थी और अभी के लेवल पे अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में करीब 21,600 की सेलिंग हुई है एफआई की तरफ से और डीआईएस ने करीब 28,600 करोड़ की बाइंग की पिछले एक महीने में। ओके, ठीक है। ये कंपैरिजन एक स्टडी थी कि 18,000 हमने अक्टूबर से काउंट किया अप्रैल तक के बीच में, जब 18,000 आया तब अलग अलग पैरामीटर्स में क्या था, क्रूड, इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स, विक्स और उस समय एफआईज वो सब कैसे थे। खैर इस बीच बाजार अपने लोवेस्ट स्तर पे आ चुका है और 17,924 ये लेवल पे आ गया। मानसी के पास चलते हैं, उन्होंने पूरा कंपाइल कर लिया मार्केट, वो आपको बताने वाले। मानसी बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए बाजार आज पूरे दिन एक रेस्ट मोड में रहा। हमने 2 सेशन, शुक्रवार की शानदार तेजी, नए सीरीज की शुरुआत में दमदार तेजी शुक्रवार को देखी थी और कल का सत्र सोमवार का भी काफी अच्छा रहा, लेकिन बाजार आज मानो थकान महसूस कर रहा था। दिन भर में एक ही रेंज में कामकाज देखने को मिला, क्लोजिंग भी कुछ इसी तरह की होती हुई दिख रही है। निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, वहां पर अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में कामकाज देखने को मिला। इस बीच बिकवाली का दबाव एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिला। कल आई बड़ी खबर के बाद आज वहां पर करेक्शन के लेवल्स देखने को मिल रहे थे। लाल निशान के साथ ट्रेड्स बजाज फिनसर्व और रिलायंस के स्टॉक्स में भी देखने को मिले। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। टॉप ऑफ देम वाज अदानी पावर, टाटा पावर, पॉलीकैब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। ऑफकोर्स मिड कैप में बिकवाली का दबाव, जो स्टॉक्स थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वैसे स्टॉक्स भी थे। फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा एलेक्सी। ध्यान रखिए इंडियन होटल्स अनलॉक थीम का कैंडिडेट जो कि लगातार ट्रेड और परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, वो आज के सत्र में
ट्रेड नहीं कर पाया। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, सेक्टर्स फिर भी ठीक ठाक सेक्टर्स थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू, बैंक, स्पेस, यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो थी वो थोड़ी सी कमजोर देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर हमने एक्शन देखा। लूजिंग कैंडिडेट्स निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट प्लेयर्स रहे, जहां पर बिकवाली का दबाव। जो रियल एस्टेट स्टॉक लगातार तेजी दिखाते हैं, आज परफॉर्म नहीं कर पाए। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 7098 के लेवल से 513 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स के फ्रंट पर देखने को मिली। वहीं निफ्टी में 17,931 के लेवल्स पर हमने करीब 100 अंकों की बिकवाली देखी और बैंक निफ्टी 37,970 के आसपास 665 अंकों की गिरावट के साथ ही क्लोज होते हुए। क्लियरली यहाँ पर हमने शुरुआत जैसे रेंज में देखी, क्लोजिंग भी उसी तरह से लाल निशान के साथ बाजार आज बंद होते हुए। इस बीच हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।